की बात करी, आई फील कि ये इतना यूनिक फील है ना कि ज़्यादा लोग जानते नहीं इसके बारे में कि जो हमारे डोमेस्टिक एरिया से बाहर की चीज़ है, जो को हमें किसी भी तरीके की फीडिंग नहीं करानी चाहिए। अपने यहाँ पे जिस तरह की मल्टियाँ बन रही हैं, उनकी बालकनीज़ हैं, और वहाँ बीट करने पे इसकी जो बीट होती है वो प्रॉपर एसिड है। पंजाब में कबूतर खाने का एक ट्रेंड चला है। गौरैया का रोल है कि एक गौरैया अगर आपके है तो एक दिन के अंदर नाना करते करते करीब 20,000 से ज़्यादा कीड़े खाती है। तो उसमें फ्लोरा और फोना प्लस बायोडाइवर्सिटी ऑफ इन द नेशनल पार्क वो कैसे जनरेट हो रही है। इससे स्पैरो भी एक्सटिंक्ट वाले इसमें जा रही है। एक्सटिंक्ट उसका हैबिटाट लॉस होता है। हैबिटाट लॉस। मेरा इनिशियल स्टेज था तो चंबल गार्डन में शायद ही किसी ने कोई जंगली जानवर देखे होंगे, लेकिन मैंने देखे हैं चंबल गार्डन में। एक जगह बच्चे दिए हुए थे, हम उस जगह को एक्सप्लोर करने गए हुए गाड़ी वाड़ी से झुक करके और टॉर्च वर्च लेके हमने देखना चाहा तो अंदर पहले से हाइना था। घुटने पे झुक करके उसके लिए बैठा हूँ और मैंने देखा है तो सामने से मुझे 2 आँखें दिखी और वो आती हुई दिखी। क्योंकि मनन जी, वेलकम टू द चंबल टॉक। क्या हाल है? थैंक यू, बिल्कुल बढ़िया है। आप बताएं कैसे? ऑल गुड, सब सही चल रहा है। तो ये जर्नी बैंकर टू अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि स्टार्टिंग से कुछ शौक तो रहता है, लेकिन फिर जिस तरह से पढ़ाई करते हैं अपन, जिस तरह से आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे कुछ कमर्शियल ज़िंदगी में भी आते हैं जहाँ कहीं कमर्शियली ज़रूरत होती है। तो उसी हिसाब से जो पढ़ाई करी थी उसके हिसाब से जॉब लगी और जॉब को काफ़ी समय दिया, 17 साल 18 साल दिए। ठीक है। और फिर उसके बाद जब थोड़ा इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि और भी अपना भी कुछ काम करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर जब तक कुछ हो गया उसके बाद कुछ चेंज करने की कोशिश करी। तो आपने क्या पढ़ाई में क्या किया था? मैंने कॉमर्स से करी अपनी ग्रेजुएशन। ठीक है। और इकोनॉमिक्स में एमए किया फिर उसके बाद। ठीक है। और फिर उसके बाद बहुत सारी जॉब करी अलग अलग तरीके की। ठीक है। तो उसमें फिर बैंकिंग भी करी एक बार, फिर उसका है। रियल इस्टेट एक जॉब करी। ठीक है। फिर उसके बाद छोड़ी। ठीक है। ऐसा कुछ किया। तो ये जो आपका इंटरेस्ट था फोटोग्राफी के अंदर, ये शुरू से था? नहीं, फोटोग्राफी में मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं उसी समय। उस पर्टिकुलर समय में फोटोग्राफी इंटरेस्ट नहीं था मेरा। ओके। उस समय मैं केवल जंगल को जानना चाहता था और ये कैसे चल रहा है सब कुछ। ठीक एक है। मन में छोटा सवाल था कि ये चल कैसे रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने चेंज हो जाती हैं, हमें दिखती हैं, तो वो जो चेंज होती हैं वो किस तरीके से होती हैं ये नहीं दिखती हैं, बस वो चेंज हो गई हैं ये दिख जाती हैं हमें। जैसे हमारे सामने की एक पेड़ होता है जो बड़ा हो जाता है, कई बार वो दिख जाता है, उसको मारते हैं तो उसके कुछ नहीं होता, लेकिन जीव है उसके अंदर, वो आवाज़ नहीं दे पाता। तो ये जानने की ज़रूरत थी थोड़ी सी। ठीक है। तो ये वो जानने के रही थी लिए आपकी? वो क्यूरियोसिटी रही। फिर उसके बाद जानवर के साथ में भी इंटरेक्शन काफ़ी रहे कि जानवर कैसे जंगल में मिल रहे हैं, वो उनकी लाइफस्टाइल क्या है। ठीक है। क्योंकि हम तो कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं तो हमारी लाइफस्टाइल एक अलग है। हम ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ स्प्लिट करते ही रहते हैं। राइट। जितना कुछ सोचने की कोशिश करेंगे, जितना कंजर्वेशन की मैं कोशिश करता हूँ, उसके बाद भी कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। और कई बार ना चाहते हुए भी करते ही हैं, तो उसको रोक पाना मुश्किल था। तो वो कैसे करते हैं? तो ये ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जो आपको लगा कि अब मैं, जैसे कहते हैं ना, जो टिपिंग पॉइंट होता है? नहीं, पहले तो फैसिनेटिंग से स्टार्ट होती है चीज़ें आजकल। ठीक है। और पहले भी ऐसी होती थी, थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगता है आदमी को तो उस जगह की तरफ जाने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे थोड़ा समझ में आने लगता है, तो वो मेजर पेड़ पौधों से चेंज हुई चीज़ें। ऑलराइट। और फिर जानवरों तक पहुँची। ठीक है। फिर उसके बाद एक समय बाद फोटोग्राफी करी। ठीक है। सो यू स्टार्टेड एज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट। ये वाइल्ड लाइफ या नेचर, लाइक क्या आप डिफाइन करेंगे उसको? वाइल्ड लाइफ और नेचर को आजकल दोनों को टॉपिक तो अलग अलग है, लेकिन एक तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि नेचर डिपेंड टू वाइल्ड लाइफ। मतलब उसके अंदर जो जानवर है दैट इज़ वाइल्ड लाइफ, और नेचर जो है हमारा जो प्रकृति है, ठीक है, जो इस सब के समावेश है। वो बड़ा शब्द है, ये छोटा शब्द है। राइट। तो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी की बात होती है इसके अंदर। ठीक है। कि किसी चीज़ को बनती है तो उसकी एक बायोडाइवर्सिटी जनरेट होती है। ठीक वो है। जनरेट किन किन चीज़ों से होती है, तो वो सब चीज़ें मिलजुल के एक नेचर बनता है। ओके। तो ये जर्नी आपकी कैसे चालू हुई? जैसे यू से कि मैं कंजर्वेशन में रहा हूँ, तो इसको थोड़ा बताइए कि जर्नी चालू कैसे हुई? ये जर्नी हुई फिर उसके बाद जब मैं जॉब कर रहा था, जभी से थी कुछ। ठीक है। तो संडे सैटरडे 5 डे वीक होने लग गया था बीच में। ठीक है। दोबारा फिर हो गया। ठीक है।
तो सैटरडे संडे में या संडे में जब भी छुट्टी होती है तो कहीं ना कहीं आसपास की जगह जो अपने नॉन में है उन जगह घूमना जा करके, ठीक है, और घूम के वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को पहले चेक करना। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखी, जैसे जब मेरा इनिशियल स्टेज था तो चंबल गार्डन में शायद ही किसी ने कोई जंगली जानवर देखे होंगे, लेकिन मैंने देखे हैं चंबल गार्डन में। पुराना गार्डन है हमारे शहर का, राइट। उसमें जंगली जानवर उस समय मैंने देखे हैं। कौन से ईयर की बात है ये है ऑलमोस्ट 97 के आसपास की बात ठीक है, है। जंगली जानवर देखे आपने? जंगली जानवर मतलब क्वाइट मंगूस देखा हुआ है मैंने वहाँ पे, मैंने गोयरा देखा वहाँ पे। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार मैन मेड जगह पे भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो पता बड़ा धीरे धीरे समझे कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अर्बन एरिया के आसपास ही डेवलप होती हैं। मतलब इसमें भी वो है, कैसा नहीं मुझे लेपर्ड दिखा है वहाँ पे, क्योंकि उसका हैबिटाट नहीं है वो, इसलिए नहीं दिखेगा वो। आज मैं बोल पाता हूँ, उस समय नहीं बोल पाते थे, उस समय सोचने में नहीं आती थी ये बातें। ठीक है, वो धीरे धीरे समझे, गार्डन से चेंज होते हुए जंगल की तरफ बढ़े, तब पता पड़ा कि हाँ बायोडाइवर्सिटी ऐसे जनरेट होती है। ठीक है। तो आप क्या फाइंडिंग्स एंड रिसर्च जो आपने इसमें करी है उसके बारे में थोड़ा बताइए। फाइंडिंग एंड रिसर्च में कई चीज़ें हैं। जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने किया था उस समय, तो मेरे साथ 2 और लोग थे जो फ्लोरा पे बहुत अच्छा काम करते थे। ठीक है, और उनके साथ मिलके मैं भी उस समय जॉब में ही था, जॉब के साथ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कुछ छुट्टियाँ वुट्टियाँ ले करके। ठीक है, और फिर उस प्रोजेक्ट को पूरा किया हमने। एक समय लगा उसको करने में, 2 साल का प्रोजेक्ट था वो केवलादेव नेशनल पार्क के लिए था। ठीक है, पहला प्रोजेक्ट था हमारा। ठीक है। तो उस समय कोई CCF लगे हुए थे, तब हम काफ़ी जंगलों में घूम चुके थे उस समय में। तो वो सब किया, तो उसमें फ्लोरा और फोना प्लस बायोडाइवर्सिटी ऑफ इन द नेशनल पार्क वो कैसे जनरेट हो रही है, इसके ऊपर काम था। ठीक है, कि वो बायोडाइवर्सिटी जनरेट कैसे हो रही है वहाँ पे, कि देश विदेश से पक्षी केवल घना में ही क्यों आ रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह ही क्यों हर पक्षी वहाँ पहुँचता है कि वहीं पहुँचेगा। ठीक है, पता है कि साइबेरियन केन यहीं आता था तो यहीं आया है, इसके अलावा कहीं नहीं जाता था। ठीक है, तो वो कारण क्या थे, तो उसको जानने के लिए एक पुराना प्रोजेक्ट था किसी का, अशोक शर्मा जी का करा हुआ, रिसर्चर एक थे। तो वो प्रोजेक्ट हमने रिन्यू किया दोबारा। वो कंटिन्यू किया आपने? वो कंटिन्यू रिन्यू किया हमने करीब 8 से 10 साल के बाद उसके, हमने 87 में करीब किया होगा। तो उसके बाद हमने दोबारा रिन्यू करा। उस समय CCF लगे उनका दे था, उनको करने का था, तो उस हिसाब से हमने वो प्रोजेक्ट किया। तो उसमें हमने वाटर स्पेन क्वालिटी देखा पहली बात, क्योंकि वहाँ वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे। ऑलराइट। वहाँ 6 तरीके के टैंक हैं वाटर के बड़े। ठीक है। तो वो पानी में क्या क्वालिटी है ये भी चेक करना ज़रूरी था, क्योंकि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं ऐसी जिससे पक्षी आ रहे हैं। क्योंकि पक्षी ओमनीवोरस होते हैं ज़्यादातर, और कुछ हर्बीवोरस भी होते हैं, मतलब कुछ डायरेक्ट खाते हैं, कुछ सब कुछ खाते हैं। ठीक है। तो उसमें डक्स जितनी भी होती हैं वो ज़्यादातर वेजिटेशन खाती हैं। वेजिटेशन खाती हैं वो? ठीक है। और बहुत अलग अलग जगह से डक्स हमारे यहाँ आती हैं। ठीक है। तो पानी के अंदर जो एल्गी होती है, जिसे हम काई समझते हैं, वो भी वेजिटेशन ही है। ऑलराइट, वो उनका हो गया, फूड हो गया। वो फूड होता है उनका। बहुत सारी उसमें ऐसी ऐसी चीज़ होती है, तो उनका असेसमेंट किया हमने। ठीक है। तो ये 2 चीज़ों से उनका पूरा केवलादेव का एक 24 सैटेलाइट वेटलैंड करके एक प्रोजेक्ट था। तो उसमें केवलादेव की 8 वाटर बॉडीज़, वाटर टैंक उनका था, प्लस इसके सराउंडिंग में इन द UP एंड MP मिला करके 24 सैटेलाइट वेटलैंड है ये। ठीक है। जो मतलब पहले से डिक्लेयर्ड है साइंटिस्टों के द्वारा कि ये वेटलैंड प्रमुख हैं और इन जगह पे ज़्यादा डाइवर्सिटी जनरेट होती है इन द माइग्रेशन पीरियड, बिना माइग्रेशन पीरियड में। तो फिर वो 24 सैटेलाइट वेटलैंड भी किया साथ में। वो घना का तो किया ही था, एक 24 सैटेलाइट वेटलैंड जो बड़ा प्रोजेक्ट था वो भी हमने उसके बाद ही किया जस्ट। ठीक है। तो जब वाटर क्वालिटी जो आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ एल्गी ही क्राइटेरिया है उसका, या दूसरे पैरामीटर्स? नहीं, बहुत वाटर क्वालिटी में एल्गी नहीं काम करती। ठीक। वाटर क्वालिटी में कई सारी pH के मेथड क्या है उसके अंदर। ठीक है। कितनी क्वालिटी pH जा रहा है, क्योंकि पानी बरसाती आ रहा था पहले, अब तो चंबल से रिन्यू करा उन्होंने दोबारा। उस प्रोजेक्ट के बाद ही चंबल से कुछ पानी और रिन्यू करा, उससे थोड़ी सी और दिक्कत हुई है, लेकिन कई सारी दिक्कतें थी। पानी कम हो जाता था, ख़त्म हो जाता था, वो दिक्कत अब नहीं रही। तो वो खैर एक समय बाद पता पड़ा कि पानी कम होना भी ज़रूरी है और पानी बढ़ना भी ज़रूरी है। ये भी बहुत ज़रूरत की चीज़ थी। वो नहीं उस समय प्रोजेक्ट में समझ में आई, बाद में समझ में आई कि पानी हमेशा ही भरा रहना किसी पॉइंट के अंदर वो डाइवर्सिटी को ख़त्म करने के जैसा होता है। इसलिए पानी के अंदर पानी ख़त्म भी होना चाहिए, सूखना भी चाहिए, दोबारा बढ़ना भी चाहिए, दोनों चीज़ होनी चाहिए, कम ज़्यादा सब कुछ होना चाहिए, तब जा करके एक वाटर लेवल की असेसमेंट क्वालिटी बनती है।
ओके, सो आप कह रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारा इरिगेशन सिस्टम हम जो डेवलप कर रहे हैं, जिसके कारण वाटर बॉडीज फुल टाइम भरी रहती हैं, उसे इकोसिस्टम का एक तरीके से डिक्लाइन है. हाँ, सो हाउ इज दैट अफेक्टिंग अस? इसका एक करंट उदाहरण बताता हूँ मैं आपको. जैसे हमारे यहाँ पे किशोर सागर तालाब है. राइट, करेक्ट, है ना, ठीक है. मिड में. अभी आपने कुछ समय से, जब से थोड़ा देख पा रहे होगे अपने समय में, एक समय पहले इसमें पानी सूख जाता था. सूख जाता था, करेक्ट. गर्मियों में पानी सूख जाता, पैदल आप जग मंदिर तक जा सकते Right. थे शायद. और अब वो चीज़ बंद हो गई है क्योंकि उन्होंने एक डैम बनाया उसके ऊपर और उसको Right. पानी भर के रखा. तो टूरिज्म के हिसाब से एस्पेक्ट्स से उसको बढ़ाने की कोशिश करी, तो उसमें किया. तो उसकी जो डाइवर्सिटी थी वो ना के बराबर हो गई है. अब उसके अंदर पहले उसमें बाहर से पक्षी आया करते थे बहुत सारे, उस तालाब में भी. मैंने फोटोग्राफी की हुई है उस तालाब में बैठ करके. ठीक है, ये कौन सी ईयर की बात है? ये 2009-10 ठीक है, के तब के आसपास टाइम की में है आते थे ये, पक्षी उस है टाइम ना, पक्षी आते ठीक है. जाते थे. और उस समय हमने कई बार फोटोग्राफी भी करी हुई है उसके अंदर और गए भी हैं. अब हम देखते हैं तो उसमें किसी पर्टिकुलर टाइप की ही बर्ड्स आपको देखने को मिलेगी माइग्रेशन टाइम में भी. जबकि इससे पहले जब माइग्रेशन टाइम, जैसे सर्दियों में माइग्रेशन टाइम होता है बर्ड्स के खास तौर पे, ठीक है. क्योंकि आसपास बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. ठीक है. और जो इन्वायरमेंट है वो उनके लिए हेल्दी नहीं होता, तो वहाँ से वो माइग्रेट करती है. इसलिए माइग्रेशन होता है वो. मतलब माइग्रेशन birds- पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए नहीं होता. माइग्रेशन 3 बड़े कारणों से होते हैं. किसी भी पक्षी के, किसी भी चीज़ के माइग्रेशन, या जानवर के, मैमल भी माइग्रेट करता है अलग अलग जगह, अलग अलग समय के हिसाब से. मैमल्स का एग्जांपल क्या हो गया? मैमल्स का एग्जांपल ऐसे हो गया कि आपको कभी देखने को मिलेगा कि हमारे सारे मैमल्स आपको जंगल की जगह चंबल के किनारे पे मिलने लगेंगे. ठीक है. वो क्यों है चंबल के किनारे? क्योंकि वहाँ पानी की अधिकता भी है. पानी प्लस फूड, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड होती है किसी भी जानवर की लाइफ. तो वो जहाँ सबसे अच्छा मिलेगा वो माइग्रेट कर लेगा, माइग्रेट करेगा वो अपने आप ही. और अगर उस बीच में, उसके बीच में कोई शहर गांव पड़ेंगे, जैसे जानवर करेगा तो पैदल करेगा, पक्षी तो उड़ के कर रहा है, उसको तो देख नहीं पा रहे हम. ओके. लेकिन जानवर करेगा. इसलिए हमें कई बार दिखता है कि हमारे शहर से निकल गया कोई जानवर, दिखा है हमें कहीं आसपास से, तो निकल रहा है. तो बीच में जो पड़ता है, रात को निकलते हैं, नॉकटर्नल होते हैं मैक्सिमम वो. और बर्ड्स का ये है कि बर्ड्स की 3 चीज़ों के लिए माइग्रेशन करती है. एक तो खाना, एक बच्चे पैदा करना, ठीक है. और एक आबोहवा, जहाँ उनको मतलब ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो मर जाएगी ठंड तो में, निकल जाता खाने है. को कुछ नहीं मिलेगा ठीक है. तो निकल जाएगी. तो भारत में माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है. ऑल ओवर वर्ल्ड में भारत में माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है. इंडिया के अंदर ही. उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ 4 मौसम होते हैं और किसी देशों में इस तरह के 4 मौसम देखने को मिलते नहीं हैं. ठीक है. इसलिए माइग्रेशन होता है. तो कुछ माइग्रेशन खानों के लिए होते हैं, कुछ माइग्रेशन बच्चे पैदा करने के लिए होते हैं, कि बच्चों को पैदा करने आते हैं, पैदा करके अच्छे इन्वायरमेंट में सही करके खाना पीना खा के वापस अपनी जगह चले जाते हैं. तो इनका जो सीजनल माइग्रेशन होता है जनरली सारे बर्ड्स का अलग सीजनली रहता होता है, अलग अलग, सारे बर्ड्स का अलग पैटर्न होता है, सब. राइट? तो साल के अंदर लेट्स से वी हैव टू से साल में 1 या 2 बार, कितनी बार जनरली एवरेज में? साल में माइग्रेशन मतलब जो बर्ड सर्दियों में माइग्रेट करती है, ठीक है. तो वो सर्दियों में माइग्रेट करेगी. ठीक है. जो बर्ड गर्मियों में माइग्रेट करती है वो वो गर्मियों में माइग्रेट करेगी, क्योंकि वो गर्मियों के हिसाब से इन्वायरमेंट को देखते हुए आ रही है. ठीक क्योंकि है. उनको यहाँ पे बरसात के बाद खाना मिलेगा. ठीक है. खाना मिलेगा तो अपनी ज़्यादातर ब्रीडिंग के सीज़न में होती है ये माइग्रेशन. और गर्मियों में विशेष तौर पे, सर्दियों से गर्मियों तक माइग्रेशन होता है. कई बर्ड जो होती हैं सर्दियों से आती हैं, वो गर्मियों तक रहती हैं हमारे यहाँ, मार्च अप्रैल तक रहेंगी. तो बच्चों को बड़ा करती हैं, खाना पी के अपना फैट इकट्ठा करती हैं और फिर फ्लाई करके जाती हैं. क्योंकि वो काफ़ी लंबी फ्लाई करती है, तो उनको एक ज़रूरत होती है, फैट चाहिए होता है, उनकी फैट की ज़रूरत होती है. तो वो फैट ले करके बच्चों को उतना बड़ा करके फिर निकलता है. तो ये जो माइग्रेशन होता है, ये सिटीज़ के अंदर हम जनरली देख नहीं पाते हैं इसका. सिटीज़ में दिखेगा नहीं Birds ना. का. बर्ड्स का माइग्रेशन सिटीज़ के अंदर आपको दिखने में, देखोगे तभी दिखेगा. वैसे जैसे अपने किशोर सागर तालाब के भी मैं बता रहा था, अब पहले काफ़ी बर्ड्स आती थी कई तरीके की, अब उसमें एक ही तरीके की डक्स आती हैं, जिसको हम कहते हैं पोचार्ड वगैरह, इस तरह के होते हैं. तो वो 3 तरह के पोचार्ड हमारे यहाँ मिलते हैं. तो वो आते हैं क्योंकि वो डेप्चिंग डक है, मतलब ड्राइविंग डक है, मतलब पानी के अंदर ड्राइव करती हैं. ठीक है, वापस ऊपर आ जाती ड्राइव करके एल्गी नीचे से खाएंगी, ऊपर आ जाएंगी, है. ऑलराइट. है ना, ऐसा कुछ करती हैं. तो ड्राइविंग डक्स होती हैं वो.
ठीक है। तो वो ड्राइविंग डक्स जो होती हैं वो गहरे पानी में ही रहती हैं एक्चुअली में, वो आपको गहरे पानी की जगह मिलेंगी, जहाँ भी ड्राइव करने की जगह होगी उनके लिए। ठीक है। और ज़्यादातर जितनी भी डक्स और भी मिलेंगी आपको वो छिछले पानी के होंगे ज़्यादातर, जिसमें कम पानी होगा, पॉन्ड के अंदर छिछला पानी होगा या पानी के किनारे होंगे। ठीक है, समझ नहीं तैरेंगी लेकिन ड्राइव नहीं करेंगे। ठीक है, वो ड्राइव नहीं करेंगी। ठीक है। तो वो इसलिए होती है। तो पहले आपने बताया कि हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए। हाँ, जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे कि आपके हिसाब से जनरली हम जिसे कहते हैं डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट है नहीं। हाँ बिल्कुल। तो उसके बारे में आप बताइए कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस। डेवलपमेंट को पहले तो ये समझना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए आदमियों में, ना कि शहर में। ओके। फर्स्ट डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो वहाँ पे रहवासी जो होंगे या तो उनमें डेवलपमेंट होना चाहिए। जब उनमें डेवलपमेंट होगा तो ये कंक्रीट का जंगल भी और सुंदर बन सकता है। ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जुड़ा हुआ भी बन सकता है। दोनों चीज़ हो सकती है। कई सारे एग्जांपल हैं, कई सारे लोगों ने इस पे काम किया हुआ है, बेंगलोर वगैरह और कई जगह ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा अपना एरिया को इस तरीके डेवलप किया है कि बिल्कुल इको पार्क के हिसाब से डेवलप किया हुआ है, तरीके से चीज़ें हैं। और वहाँ मैन मेड चीज़ें तो हैं लेकिन वो भी इकोसिस्टम के हिसाब से ही हैं। तो वो क्योंकि वो खुद डेवलप्ड है इसलिए कर पाए, बैलेंस क्रिएट किया हुआ, बैलेंस क्रिएट किया हुआ उन्होंने। क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें बनाते जाएंगे, कुछ भी करते जाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे आसपास की चीज़ें, हमारी जनरेशन निरंतर बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है ना। और जंगल में ये सब चीज़ें धीमी मात्रा में होती हैं। उसका कारण यह है कि वहाँ सर्वाइविंग स्टेजेस बहुत टिपिकल है और हम समाज में रह रहे हैं, तो हमारी सर्वाइविंग स्टेज को आजकल बहुत आराम से हो गई है। भिखारी को भी जीने के लिए 80 साल मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसको खाना मिल जाएगा, है। इसीलिए ये क्या है, डेवलपमेंट हमारे अंदर होना चाहिए। ये आम आदमी के समझ की बात है कि हमको किस तरीके से नेचर से जुड़ करके हमारे साथ काम करें। तो हम जितनी सारी आपदाओं से जुड़ते हैं ना, वो आपदाएं हमारे पर आनी बंद हो जाएंगी अगर हम ये सब चीज़ें समझ जाएंगे। कि हम सोचते हैं कि हमारे जस्ट घर के सामने एक पेड़ है, हमने एक डोली और बनानी है तो हमने उसको काट दिया, हमने सोचा नहीं उसके बारे में। ये डेवलपमेंट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम उसको किसके रख करके कैसे हमारी चीज़ बना सकें। क्योंकि अब आदमी बढ़ रहे हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, संसाधन बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ता जा रहा है शहर एक जगह ख़त्म हो रहा था। अपने ही शहर के आसपास की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ एक समय में बहुत अच्छे अच्छे टूर किया करता था बर्डिंग के, इतना बिल्कुल आसपास ही, फ्रिक्वेंटली आसपास ही, मतलब कहीं बहुत अच्छा था, बाहर नहीं गए हम अभी भी। अब अगर वहाँ घूम रहे हैं तो लगता है शहर में घूम रहे हैं हम, तो वो चीज़ें खत्म होगी सारी। क्योंकि अब वो जो वहाँ रहनी थी वो सब भटके, वहाँ से कहीं डाइवर्ट होकर के और आगे खिसक गई। अब उसके अंदर एक जैसे जनरली पॉइंट वो है ना कि हम कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट कर लिया है, हमने शहर बना दिया है, हमने जॉब्स क्रिएट कर दी हैं वगैरह वगैरह। बट अगर फिर भी हम हमारे हैप्पीनेस को देखें ना, तो हैप्पीनेस, गांव वाले आर मोर हैप्पी देन द पीपल ऑफ लिविंग इन सिटी। हम मेटलिस्टिक ज़्यादा हो रखे हैं। करेक्ट। और शहर में रहने का हमारे साथ दुष्प्रभाव भी है। जैसे मैं खुद भी बोल रहा हूँ, मैं खुद कंजर्वेशन हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी स्प्लिटिंग करता ही हूँ कुछ ना कुछ, तो ठीक है, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ कर ही पाता हूँ, कर ही देता हूँ। ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं वो नेचर को ख़राब ही करती हैं, वो कभी अच्छी नहीं करेगी। लेकिन ये कितनी मात्रा में धीरे होगी तो आपकी लाइफस्टाइल उतनी ही और ऊपर चल जाएगी। ये कितनी धीमे होनी चाहिए, हम इसको अब बहुत तेज़ी से कर रहे हैं आजकल लोग बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं कि पानी की बोतल खरीद लेंगे और ख़त्म होते ही फेंक देंगे, सोच नहीं रहे, क्योंकि उनके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा उनकी क्या दिक्कतें हैं इससे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इससे दिक्कतें किस लेवल पे जा रही हैं। और वन टाइम यूज प्लास्टिक इज द मेजर थ्रेट इन एनवायरनमेंट। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डेफिनेटली इट्स अ फैक्टर। बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि हम सब जितना भी लिटरिंग कर रहे हैं वो कचरा इकट्ठा होकर के नदियों के थ्रू समुद्रों में जा रहा है। राइट। और अगर बायोडाइवर्सिटी की आप बात करोगे तो जितनी बड़ी डाइवर्सिटी पानी के नीचे है उतनी बड़ी डाइवर्सिटी वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड भी ऐसी तो है ना। तो वो डाइवर्सिटी भी ख़राब हो रही है। अभी हम बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। अब जो ये ऊंचा नीचा हम कभी भी कुछ देख रहे हैं ना, कभी एकदम से फ्लड आ गया, कहीं बादल फट गया है, कुछ हो गया, ये नेचर अपने आप सर्वाइव कर रहा है, बैलेंस क्रिएट कर रहा है। नेचर बैलेंस क्रिएट कर रहा है। इधर पानी का भार ज़्यादा हो रहा है, धरती का कम होता जा रहा है, तो उसको बैलेंस क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। पर वो किस स्टेज तक जाएगा इसको नहीं कह सकते। एक समय बाद इसकी बड़ी त्रासदी भी होगी, क्योंकि नेचर जब भी इम्पैक्ट डालता है तो बड़े डालता है।
आम आदमी कम डाल पाता है। सो जैसे करंटली अभी केरला के अंदर जो लैंडस्लाइड हुआ, उत्तराखंड के अंदर जो एवरी लैंडस्लाइड होते हैं, सो लैंडस्लाइड का तो बहुत छोटा सा कारण है, पेड़ का कटना, मिट्टी के कटान को रोक ना पाना। ये तो हम बहुत पहले ही बुकों में पढ़ रहे हैं कि पेड़ों को जितना हम काटेंगे, स्कूलों से पढ़ते हैं, है ना, स्कूलों से पढ़ रहे हैं, तो उसमें मिट्टी को जो रोकने की क्षमता है वो डेवलप होती है। जब मिट्टी रुकेगी तो लैंडस्लाइड होनी ही होनी है। और पहाड़ों पे भी ये स्थितियां हैं, और जितनी भी आसपास के टूरिज्म प्लेस ही हैं, वाइनाड वगैरह जितनी बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों का आना जाना, क्योंकि उनको अपने शहर में अच्छा नहीं लग रहा ना। शहर हमने बना दी कंक्रीट के ना, हमें भी कुछ वैसा ही चाहिए। करेक्ट, हमें भी वही चाहिए, और हमें वो चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चाहिए, वहाँ चाहिए। हमें यहाँ ये सोच बदलनी पड़ेगी, एक्चुअली में ये सोच बदलनी पड़ेगी। तो हमको हमारे यहाँ का भी सोचना चाहिए, तब हम वहाँ, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ भी वही कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ से डेवलप तो हुए थे, हम सीखा तो हमने वहाँ भी कुछ नहीं, वहाँ भी जाके वही कर रहे हैं हम। वहाँ भी लिटरिंग हो रही है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके कारण से नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें और नए निर्माण हो रहे हैं, कुछ और बाहर के लोग इन्वेस्टर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके कारण से सब चीज़ें डामाडोल होती है, और ये बड़े स्टेज पे पहुंच जाती है जब हम देखते हैं कि एकदम से सब कुछ चीज़ें तबाह हो गई। जैसे 1 किलोमीटर का एरिया टूटा है, आपकी बार बताया उन्होंने, ये केरला के अंदर नहीं, इस जगह के अंदर। ओके, अभी हिमाचल में जो टूटा है वो 1 किलोमीटर का एरिया है पूरा, 1 किलोमीटर का पहाड़ टूट गया पूरा गिर के खत्म हो गया। हाईवे चंडीगढ़ से लेकर के मनाली तक के बीच का जो हाईवे था पूरा खत्म हो गया है। बीच में से पार्वती नदी जा रही है। नेचर ने अपना रास्ता ढूंढ ही लिया, पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है, नेचर अपने आप ढूंढ लेगा। नेचर अपने आप ढूंढ लेगा। तो जैसे आपने बहुत सारे बाहर के प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं, आप ओवरसीज़ भी घूमे हो, आपको लगता है कि अवेयरनेस के टर्म्स के अंदर उनमें या कंपेयर टू इंडियन ज़्यादा कुछ अवेयरनेस है कि हाउ टू मेंटेन इकोसिस्टम? ऐसा कहना इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन हाँ, हम वहाँ से कुछ सोच के अगर इंडिया को बाइफिकेट करेंगे तो कई चीज़ें डेवलपमेंट के हिसाब से वो कंट्री ज़्यादा हैं। वहाँ के डेवलपमेंट मतलब आपका कॉन्क्रीट डेवलपमेंट, वहाँ के जो लोग हैं वो डेवलप्ड हैं, ठीक है, एक्चुअली में, ठीक है। इसलिए आपको बाहर के लोग थोड़े से लिबरल भी मिलेंगे, करेक्ट, और किसी किसी जगह नहीं मिलेंगे तो मंगोलिया और उधर साइड चल जाओगे तो वो भी हमसे नीचे हैं अभी, तो वो एक दिक्कत है। बाकी हमारे यहाँ पे और चीज़ों का विश्वास ज़्यादा है, उसके कारण से हमने, इसीलिए हमारे यहाँ छोटी छोटी कुरीतियाँ बन गई हैं, जैसे कुछ बोलते हैं पीपल के पेड़ के नीचे ये मत करो वो मत करो। ये एंशिएंट टाइम से हमारे बड़े लोग देख रहे होंगे, तब उन्होंने ये चीज़ें बना के दी हैं कि यार वो आगे पीछे ये सब होगा, दूरदृष्टि के परिणाम है। जो हम कहावतें सुनते हैं कई, जो वो मिराकल संबंधित कुछ नहीं है उनमें, लेकिन वो इसीलिए है कि ये बचें। इसलिए देवी देवताओं को हमने शेर से जोड़ दिया कि टाइगर बचना चाहिए। अब कई चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें ऐसे जुड़ी हुई हैं, मतलब इसको मिराकल से लोगों ने समझ तो लिया है, ठीक है, लेकिन वो मिराकल समझ के डर तो गए, सही रहे, ठीक है, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ पाया ना, तो उसको वो डेवलपमेंट है, वो होना चाहिए। तो पर्सनली व्हाट आई थिंक इज कि इंडिया अभी स्टिल डेवलपिंग नेशन में है, इन डेवलपिंग स्टेज पे ही है, डेवलपिंग उसमें है, स्टेज पे है। तो मेंटालिटी जो लोगों में रहती है कि भाई डेवलपमेंट का मतलब वही है कि भाई हमें जॉब्स क्रिएट करनी है, हमें जीडीपी बढ़ानी है, कि ये इकोनॉमी और जीडीपी की रन के अंदर लोग इतना तेज़ भाग रहे हैं कि जनरली वो समझ नहीं पाते हैं कि लाइफ के अंदर असली चीज़ें कौन सी हैं। जैसे एग्जांपल मिले भूटान का आइडियली आप जीडीपी के हिसाब में देखो तो ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट करता नहीं वो ग्लोबल फ्रंट के अंदर भी, पर उनका हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ज़्यादा ग्लोबली, और उन इन टर्म्स ऑफ नेचर जिस हिसाब से उन्हें प्रिजर्व कर रखा है, वो आई गेस शायद ही कोई दूसरी कंट्री होगी जिसने इतना प्रिजर्व कर रखा होगा। इसको क्या है कि ये सही है, लेकिन इसमें दो चीज़ बहुत ज़्यादा वो करती हैं कि अब जो समाज हमारे पास है जिसमें हम रह रहे हैं, इस समाज का रहना भी ज़रूरी है, ठीक है, और जैसे ग्लोबली वर्ल्ड की स्थितियाँ होती हैं, उसमें हमको भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तो दिखना है, क्योंकि हम भी उसी कम्युनिटी में रहते हैं ना। तो जो समाज है वो स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए, पर डेवलपिंग से होना चाहिए, कि उनकी सोच में डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब हमें लोगों को ये बताना नहीं चाहिए कि अब आपने किसी चाट की दुकान पे गए और आपने कोई चीज़ ली और खा ली और उसके बाद वहीं पैक करके चले आए हो,
ये शायद ये बहुत सारे ऐसे घर होंगे, क्योंकि हमने तो देखे नहीं है, बहुत सारे हमारे समय में, आज भी मेरे घर में भी, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे सब्जी कटेगी, कोई भी चीज़ होगी, तो उसका जो कचरा है फेंका जाता ही नहीं है। ठीक है। हम फेंकते ही नहीं है कचरा। ठीक है। ऊपर एक ड्रम रख रखा है, उसमें स्टोर करते रहते हैं। नीचे एक वेंट दे रखा है, तो उसका जो वेस्ट वाटर है बनता रहता है करते करते, तो वो तो खाद के लिए काम में ले लेते हैं पेड़ पौधों में, और जो वेस्ट वाटर है वो पानी देने के काम आ जाता है पौधों में, तो वो सप्लीमेंट वाटर। इंटरेस्टिंग। बहुत छोटी चीज़ है, घर में आराम से हो सकती है। हर कचरा फेंकने लायक नहीं होता। आजकल गाय को और कुत्ते को रोटी डालना भी बंद हो गया, इसलिए ये स्ट्रीट डॉगों की इतनी सारी चीज़ें आप सुन रहे हो, समाज की विकृतियाँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने धीरे धीरे ख़त्म कर दी अपने साथ में ना, तो उनसे ये चीज़ें डेवलप हो गई। अब वो कहता है कि एक पड़ोसी है, वो कह रहा है आपके पड़ोस में रह रहा है, आपसे तो कुत्ता सही बिहेव कर रहा है, उससे सही नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा भाई? क्योंकि आपका इंटरेक्शन ही नहीं है उससे, आप उसको कुछ समझते ही नहीं हो ना। जीव जंतुओं की इज्जत नहीं है हमारे पास। करेक्ट। जैसे जनरली इंडियन कल्चर के अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, जबकि हमारे यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग बिलीफ थे इस चीज़ों के ना, मतलब हमारी पहली रोटी गाय की निकलेगी, आखिरी रोटी कुत्ते की निकलेगी, मतलब एक नॉर्मल सा फिनोमेना आप सुनते आ रहे थे। आजकल बहुत सारे घरों में, नए घरों में मैंने सुननी नहीं, देख ही नहीं रहा हूँ। तो वो इंटरेक्शन ख़त्म हो गया हमारे आसपास के डोमेस्टिक एनिमल से। अब इंटरेक्शन ख़त्म हो गया तो आपको अननोन ही समझेगा वो, क्योंकि आप सुबह जा रहे हो, रात को आते हो कभी, तो आपको अननोन ही समझेगा वो। अननोन समझेगा, फिर एक आदमी के अंदर एक डर भी होता है, जो जानवरों को तो सिक्स सेंस होते हैं उनके, तो वो पहले समझ जाते हैं कि ये डर रहा है कुछ किसी बात से, तो उसके ऊपर ज़्यादा भौंकेगा वो। ये सेंस होता है। तो उनसे हम इलेबरेट तो कर ही नहीं, उनके सेंस से हमारा सेंस कंपेयर नहीं कर सकते हम। उनका तो नेक्स्ट लेवल सेंस होता है उनके पास, क्योंकि उनके पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं है। हमारे पास जाने कितनी चीज़ें, हमने जाने कितना दिमाग में भर रखा है अपने कुछ कुछ। तो आपके हिसाब से एक इंडिविजुअल का क्या, लेट्स से एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं हम टू सेव द इकोसिस्टम या लेट्स से बायोडाइवर्सिटी? सबसे पहला चीज़ है कि हमें आज की डेट में, मतलब सबसे पहले एक आदमी को करने के लिए, कि हमें कहीं भी लिटरिंग नहीं करनी, किसी भी तरीके से किसी भी तरीके के कचरे को बाहर नहीं फेंकना है। पहला तो ये सबक लेना है। सेकंड, इसके तरीके बहुत सारे हैं कि अब तो घर पे भेज रहे हैं कचरे के लिए। मतलब देखो आप, मतलब ये वैसे डेवलपमेंट कहा जा सके आपके हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से हमारी हंसी उड़ाई जा रही है अभी, कि हमें ये बोला जा रहा है कि घर पे आके कचरा आपके इस गाड़ी में डालो यार। मतलब हम इतने भी समझदार नहीं हैं हम। तो ये कितनी गंदी बात है, लेकिन ये हो रहा है। हम इसको किसी को भी शाबाशी दे दें कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है और लोगों को अच्छा लग रहा है। ये डिफरेंट है इसमें, कि लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि हाँ घर पे आ रही है, नहीं आती तो फ़ोन कर देते हैं, आती नहीं है यार। सो एक तो हो गया पर्सनल वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि हर आदमी को आना चाहिए। हर आदमी को आना चाहिए। ठीक है। और घर में जितना कचरा निकल रहा है सब फेंकने लायक नहीं होता है, रीयूजेबल है, सब रीयूजेबल है। कचरा बहुत बड़ी फैक्ट्री है। अब तो इतनी सारी चीज़ें देख के कहीं ना कहीं समझ ही रहेंगे लोग कि कचरा कितनी बड़ी फैक्ट्री। राइट। अगेन बहुत पैसे की चीज़ है, मतलब बड़ी इंडस्ट्री है वो। बहुत बड़ी इंडस्ट्री अब जो ये कचरा डंपिंग यार्ड अभी इन्होंने नए निगम ने पूरे बनाया है, तो किस लिए बनाया है? कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उनको। कचरा फेंक के ख़त्म कर रहे थे, जगह भी ख़त्म हो रही है, अब उसको रियूज़ करने के लिए निकाल के दे रहे हैं, तो कितना पैसा निकाल के दे रहा हो वो जो आपने सोचा नहीं उससे ज़्यादा पैसा निकाल के दे रहा है। राइट। तो जैसे आपने बोला रेवेन्यू की बात करी कि लेट्स से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है या दूसरे पार्टीज़ को रेवेन्यू मिल रहा है वेस्ट मैनेजमेंट की। सो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम, और किस तरीके से हम इसको लेवरेज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले और एज एन इंडिविजुअल हमारा भी गवर्नमेंट में इस तरीके के, अगर जरा भी इसके बारे में वो हो, तो गवर्नमेंट इस तरीके की बहुत सारी प्रोग्राम है उनके पास कि जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, जो रिलेटेड ऑफ आपसे रिलेटेड है, कि छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर के। अब एक दिन अभी मैं पढ़ ही रहा था, किसी ने सांगोत के आसपास कोई लड़का है, उसने फिशरीज़ का अपना एक वो डाला है। उसने फिशरीज़ के उसमें उनको दाना डालना चाहिए या कुछ करना चाहिए, उसके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, उसकी जगह उसने कुछ और डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल काम किया और उसको कचरा भी ख़त्म करा, चीज़ भी डेवलप करी,
पैसा ही बन रहा है। तो बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं ऐसे कि बहुत सारी चीज़ें, और गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी अच्छे लोन वोन, आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो गवर्नमेंट दे रही है और कोशिश करती है कि उनके पास है ये प्लानिंग, लेकिन वो लोगों में सर्कुलेट कितनी जल्दी कर पाएँ या कैसे कर पाएँ, वो अपनी बॉडी के थ्रू ही करते हैं। तो वो आप तक पहुँचना या जिसको समझ होती है वो जाके लेता ही है, बहुत सारे लोग करते हैं। आजकल एग्रोकल्चर भी इसीलिए ज़्यादा चल रहा है, एग्रो फार्मिंग जिसको हम कह रहे हैं वो भी बहुत अच्छी चल रही है। वो इसीलिए ही कर रहे हैं लोग बाग कि घर पे बैठ के कर सकते हैं, अपनी जगह है वहाँ बैठ के करेंगे, वो ज़्यादा रेवेन्यू दे रही है आपको। ठीक है। और आप कुछ ना कुछ क्या नाम से इस पे आपके, और आजकल तो बिल्कुल किसी भी तरह का पेस्टिसाइड नहीं डालना, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें डेवलप चालू हुई हैं। कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा बूस्ट आया है इसमें कि लोग सोच रहे हैं कि यार हम क्या कर रहे थे, वो उस समय ज़्यादा देखा फ्री रहे तो बहुत सारी चीज़ों में लोगों में इसमें फ़र्क पड़ा। हम लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे इसके ऊपर कि जब हम बात कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड फ्लोरा एंड फौना, आप उसके अंदर बोल रहे थे कि जैसे इट्स अ वेरी कैपिटल एक्सटेंसिव वर्क, इसके अंदर गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए और गवर्नमेंट तभी हेल्प करेगी जब गवर्नमेंट को लेट्स से टूरिज्म रेवेन्यू स्ट्रीम्स मिलेंगी उसके अंदर से। बिल्कुल। हम जैसे बात कर रहे थे रणथंभौर की एंड अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये टूरिज्म से रिलेटेड सवाल है एक्चुअली में। यस। हाँ, इस सवाल के अंदर आप देखो, टूरिज्म इम्पैक्ट डालता है किसी भी जगह को फ्लोरिश करने में। ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। मेन काम है टूरिज्म का ये। ठीक है ना, किसी भी जगह को फ्लोरिश करना। ठीक है। अगर उस जगह टूरिज्म जनरेट होगा तो फ्लोरिश होगा। फ्लोरिश कैसे होगा? फिर रेवेन्यू जनरेट होगा, कुछ पैसा होगा तो उसके लिए काम कर पाएंगे। तो वहाँ पे जब सिस्टम में कुछ चीज़ें चेंज होंगी, जब लोग आएंगे जाएंगे, तो एक कुछ मिसमैनेजमेंट तो होते ही हैं। जब भी किसी जंगल में आदमी जाएगा तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। उनको संवारने के लिए भी पैसा चाहिए, और क्योंकि वो जंगल है तो वहाँ जैसे आपको घर को साफ़ करने में तो 100 रुपये का आदमी बुलाया और साफ़ कर लिया, लेकिन वहाँ पे जंगल में इतनी दूर जाके करना वो 100 का 1000 रुपये हो जाता है। तो इसलिए रेवेन्यू चाहिए। राइट। क्योंकि वो जगह है, कितनी दूर जाना है, कितना कैसे काम करना है, दिन भर फिर वापस आना है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी वो हो जाती है। इसलिए टूरिज़्म काम करता है, लेकिन ओवर टूरिज़्म हमेशा दिखता ही होगा। वो रणथंभौर के लिए भी होता है कई बार। ठीक है। हम देखते हैं कि कई सारी फोटोज आती हैं कि बहुत सारी जिप्सियाँ खड़ी हैं, 100 जिप्सियाँ खड़ी हैं एक टाइगर के आगे खड़ी हुई हैं। राइट। तो ये बड़ा वो है कि टूरिज़्म भी एक मात्रा में होना चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए। ओवर होगा क्योंकि हम ही जा रहे हैं टूरिज्म करने, कौन जाएगा? हम और आप में से कोई ना कोई जाएगा ना। करेक्ट। पैसे दे करके। तो ऐसे जितने भी लोग जाते हैं तो बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि नेचर में कैसे जाया जाए। जब पार्क बनते हैं तो केवल कंजर्वेशिस्ट नहीं जाते उसके अंदर ना, नॉर्मल आदमी भी जाता है, तो उसको नहीं पता होता ना, वो बॉटल भी फेंक के आता है कई बार। ठीक है। तो जैसे आपने बोला ओवर टूरिज्म, सो जैसे करेंटली आई गेस कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर वो ये मेंशन कर रहे थे कि जैसे उत्तराखंड के अंदर आप लेट्स से लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं या मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं। सो एक आर्ग्यूमेंट ये था कि जो टूरिज़्म है उसको कंट्रोल करना चाहिए, ओवर टूरिज़्म के कारण ये दिक्कतें आएंगी, और अगर टूरिज़्म नहीं होगा तो अगेन तब भी दिक्कत आएगी। तो उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल करना बहुत दिक्कत, वही सबसे मेजर है कि उसको कंट्रोलेबल पोजीशन पे होना चाहिए। वो मतलब ये समझिए कि अपन 1 महीने में किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए इतने लोगों का डिसाइड होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मंथ फिर होते कि नहीं, तो ऐसा होता है कि एक बार एक दिन में 10 लोग गए, अगले दिन फिर 30 लोग गए, अगले दिन फिर 100 लोग आ गए, ऐसे बढ़ करके उस जगह की जो कैपेसिटी थी वो तो थी 100 लोगों की, और हम वहाँ 500 पहुँच चुके हैं। या फिर उसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे 1.3 बिलियन है इंडियंस, लेट्स से गर्मी आई, ट्रॉपिकल नेशन है, गर्मियाँ आएंगी तो मोस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर गर्मी रहेगी। अब उनको होता है कि ठीक है वेकेशन में जाना है, थोड़ी ठंडी जगह जाएंगे, सब एक जगह पहुंच जाते हैं, फिर सब एक साथ पहुंच जाते हैं, पूरा इंडिया एक जगह पहुंच जाएगा, तो वो गलत है। राइट। तो उसका सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है। जैसे अमरनाथ जाते हैं, सोल्यूशन लगाया ना उन्होंने अमरनाथ पे, आप देखो ना, ये सिस्टम जो मैं बात कर रहा हूँ ये कर चुका है गवर्नमेंट। ओके। अमरनाथ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे बंद हो जाता है कि आप जा नहीं सकते, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जा पाओ। जब वो वापस आ जाएंगे फिर अगला खेपा का होगा, तो वो सही है, इसीलिए रह पाएगा वो, नहीं तो रह भी नहीं पाएगा। ठीक है। क्योंकि लोगों को अभी वो समझ लोगों को नहीं है, जाना तो अच्छा लग रहा है लेकिन वो समझ लेके जाना होगा
तो हम उसको सही से देख पाएंगे और हमेशा देख पाएंगे, हमारे बच्चे देख पाएंगे। राइट, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रिजर्व हो जाएगा। इसीलिए टूरिज्म एक मात्रा लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भी मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम शायद कि गार्डन बनाने में जितनी मेहनत लगती है जंगल बनाने में शायद उतनी नहीं लगती है, लेकिन जंगल को बनाना पड़ता ही नहीं है, क्योंकि जंगल को किसी भी जगह को आप खाली छोड़ दोगे वो थोड़े दिन में अपना इकोसिस्टम खुद डेवलप करेगी, आपकी ज़रूरत नहीं है उसको। करेक्ट। सो जैसे आप बता रहे थे कि इकोसिस्टम्स के ऊपर वापस चलते हैं कि एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं टू जनरेट इकोसिस्टम्स। इंडिविजुअल हमारा तो अभी तो यह है कि हमारे शहर में जितना कंक्रीट हो चुका है उतना हमको कुछ बड़े पेड़ों का वृक्षारोपण करना चाहिए सिटी के अंदर, है ना। प्लस वृक्षारोपण भी मतलब ऐसे नहीं कि बल्क में कराया हमने, जैसे वो हो रहा है दिखावे के लिए फ़ोटो खींच ली, ऐसे नहीं। हमने एक पेड़ लगाया ना, वो एक पेड़ हमें चलाना है, वो हमें बड़ा होता हुआ हमारे साथ देखना है, मेंटेन करना है उसको मेंटेन करना है। उसको जहाँ भी आप लगाओ ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ तक आप जा पाओ, उसको रोज़ देख पाओ, रोज़ सुबह शाम पानी दे पाओ। एक पर्टिकुलर समय तक उसको आपकी ज़रूरत है, एक समय बाद उसको आपकी ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप इतना बड़ा हो चुका होगा। अब उसको केवल इसी की ज़रूरत होगी, कोई काटे नहीं है, बचाना है आपको, क्योंकि एक समय तक ही ज़रूरत है उसकी। तो उस तरीके का प्लांटेशन हर आदमी को इंडिविजुअल करना चाहिए, जितनी ज़्यादा अच्छा कर पाए और जितना देख रेख में कर पाए, क्योंकि एक पर्टिकुलर समय तक 5-10 साल तक एक पौधे को हमको देख रेख चाहिए ही चाहिए, अगर हमने कुछ लगाया है तो। 5-10 साल मतलब 5-10 साल लगते हैं उसको मेंटेन करने में, एक पेड़ को लगेगा 5 साल कम से कम, किसी पेड़ को मेंटेन करने में 5 साल लगेंगे। और पेड़ ही लगाने ही, ऐसा नहीं है कि आप झाड़ी लगा दें, मतलब पेड़ों में भी अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब वेजिटेशन में भी अलग है, घास भी होती है वेजिटेशन, झाड़ियाँ भी होती हैं, छोटे पेड़ भी होते हैं। तो हमें बड़े पेड़ लगाना है जिनकी जड़ें नीचे होती हैं, वो मिट्टी के कटान को रोकती हैं और चीज़ों को उर्वरकता क्षमता बढ़ाती हैं, और बहुत सारी डाइवर्सिटी उनके नीचे जनरेट होती है, छोटे मोटे कीट पतंगे, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जनरेट होती हैं। ओके, तो वो बेस्ट है। इंटरेस्टिंग। तो टोटल आपको कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए ये फॉरेस्ट के साथ रहते रहते? ये करीब हो गए 2001 से, अगर आप पकड़ के चलो तो 28 चल रहा है ये। ऑलराइट। तो आपकी लर्निंग्स क्या रही हैं जो आपने देखा जंगल में रह के? जंगल में रह करके मोस्ट प्रोबेबली तो मतलब जंगल ने जो बहुत बड़ी चीज़ सिखाई वो पेशेंस था, क्योंकि मैं भी कॉमर्स में फटाफट सब चीज़ हो जाती है। ठीक है। तो वैसे ही दिमाग था, वो धीरे धीरे चेंज होकर के बड़ा पेशेंस में बदला कि हाँ नहीं यार, ऐसे चेंज नहीं होती चीज़ों को। चेंज करने के लिए आपको चेंज होना है, फिर चीज़ चेंज होंगी, समय लगता है उसके अंदर, और जब समय लगता है उसके लिए पेशेंस होना चाहिए आपको, उस समय को देखने के लिए भी। तो ये पेशेंस कैसे आया? ये जंगल से, कि जंगल में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैंने एक बार, हम जंगल को काफ़ी समय से देख रहे थे, तो हमने एक बर्ड का नेस्ट देखा। वो ग्राउंड पे बर्ड नेस्ट करती हैं कहीं, जैसे इंडियन कॉर्सर का है। इंडियन कॉर्सर एक बर्ड है, वो माइग्रेशन में हमारे यहाँ आते हैं यूरोप से, वो बच्चे पैदा करने के लिए आते हैं। तो जो मेरे जीवन में पहली बार जब मैंने उसका नेस्ट देखा था, तो उस समय उसमें अंडे थे, तो देखने की गुंजाइश हुई तो देखा, मतलब कंटिन्यू जा कर के। तो वो जो समय था उसको देखने का, उसको उसकी टेक केयर का, कि वो कैसे टेक केयर कर रहे हैं 2 जने मिल करके, और बच्चे जब छोटे से हैं वहाँ से टेक केयर किस लेवल पे इतने लोग आ रहे जा रहे हैं, गाड़ी आ रही जा रही है, हर सब चीज़ें हैं उनके साथ में, लेकिन वो फिर भी एक जगह पेशेंस से बैठे हुए हैं और उनको कुछ नहीं हुआ है, और ग्राउंड पे ही हैं वो एक्चुअली में। तो ये एक बड़ी चीज़ थी, इसने फिर समझा कि यार इतना पेशेंस होना चाहिए आपके पास में, कि आपके पास से कोई चीज़ निकल रही है तो आपको ये देखने का आपका फिनोमेनन होना चाहिए कि वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है हमारे पास। तो वो जब वो उनको करते थे तो उनका फीडिंग का एक तरीका था कि बच्चे अंडे में से बच्चे निकल गए हैं अभी, तो वो एक तो नेस्ट पे बैठ रहा है, एक फीडिंग के लिए जा रहा है, कुछ चीज़ लेकर के आ रहा है, फिर जब वो आ गया तो वो बैठ रहा है, फिर दूसरी जा रही है। एक सिस्टम है उनका, शिफ्ट कर रहे हैं वो दोनों जने मिल करके, मेहनत एक की नहीं है, दोनों की है, इक्वलिटी सेम चीज़ है। अभी समाज में बहुत सारी इस बारे में बातें होती है ना, तो इक्वलिटी इसे कहते हैं कि ऐसे होती है और ऐसे समझी जाती है। उसके बाद जैसे ही तेज हवा आ रही है,
या बहुत तेज गर्मी स्टार्ट हो जाती है मार्च के आसपास से हमारे यहाँ, तो बड़ी तेज़ हवाएं और लू, और खुले स्थानों पर ज़्यादातर होते हैं तो काफ़ी तेज़ हवाएं होती हैं। तो बच्चे डर रहे, तो उनको शेड दे रहे हैं दोनों जने मिल कर के। तो वो जो चीज़ें हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी समझने के लिए कि किस तरीके से जंगल में हमको तो इतनी आसान मिलती है लाइफ ना, हमें जंगल में हमने एक दरवाज़ा बंद करना है और हवा बंद हो जाएगी हमारे लिए तो, और फिर उसमें बच्चे बचना, इसीलिए वो धीमे चलती है। जंगल की लाइफ स्लो है लाइफ साइकिल्स भी उनकी लंबी है एक क्योंकि जंगल। सर्वाइविंग में उनके पास केवल दो ही चीज़ें हैं, उनको बड़ा होना है, बड़ा होकर खाना खाना है और बच्चे पैदा करने हैं। उनके दिमाग में केवल दो ही दह हैं, तीसरा नहीं है। हमारे पास तीसरा भी है, हम इसीलिए परेशान हैं। पैसा कमाने हैं, ये करना है, मटेरियल के पीछे भगना है। तो जैसे आपने कंजर्वेशन की बात करी, आई फील कि ये इतना यूनिक फील है ना कि ज़्यादा लोग जानते नहीं इसके बारे में, कि इसके थ्रू भी एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं या एक डोमेन क्रिएट कर सकते हैं जो कि रेवेन्यू प्रदान करे। सो हाउ वी कैन डू दैट? इसमें किसी भी तरीके का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं इसको टूरिज्म से जोड़ना पड़ेगा, तब तो इसमें रेवेन्यू जनरेट होगा। सेकेंडली, अगर आपको केवल कंजर्वेशन पे ही काम करना है तो फिर आपको लर्निंग इतनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप चीज़ों को समझ पाओगे कि बायोडाइवर्सिटी कैसे काम कर रही है। जैसे बीच में अपन बायोडाइवर्सिटी की एक बात कर रहे थे, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो मेरी लर्निंग है उसके हिसाब से मैंने जब समझा है, तो बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली में हम कई बार सोचते हैं कि पेड़ों से ही चल रही है, मिट्टी से ही चल रही है, जो हमको दिख रही चीज़ें हैं, कई बार अनदेखी चीज़ें हैं बहुत सारी जिनसे भी बायोडाइवर्सिटी जनरेट होती है। जैसे कि आप ये देखो कि छोटे छोटे जो बारिशों में कीड़े आते हैं, लाइटें जलती हैं हमारे यहाँ शहरों में, हम देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे कीड़े आते हैं, ये आसपास इसी समय इनकी ब्रीडिंग टाइम होते हैं, इसी समय आएंगे। अब ये बहुत तादाद में होते हैं, मतलब इनकी जो जनरेशन, इनकी जो पैदावार है, ये जो पैदा करते हैं ये बहुत ज़्यादा कंडीशन में करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। एक तितली अंडे देती है 100 से 150। तो इस तरीके से जब ये चीज़ें होती हैं तो इनको भी संभालना है कि अब ये ज़्यादा हो जाएंगे तो ये भी तो दिक्कत दे रहे हैं ना। शहर में हमारे पास इनके साथ के कुछ नहीं होता तो हमको ये भी दिक्कत देते हैं, जंगलों में ये दिक्कत नहीं आती। उसका कारण क्या है कि जंगलों में इनका इकोसिस्टम बना हुआ है कि ये ज़्यादा हो रहे हैं तो उस समय में चिड़ियाँ माइग्रेट करके आ रही हैं, वो खा जाएंगी इनको, वो खाएंगी। अब चिड़िया इसलिए महत्वपूर्ण है, लास्ट टाइम मैंने मेरे एक पॉडकास्ट में बताया है गौरैया का उसका रोल। तो गौरैया का रोल है कि एक गौरैया अगर आपके है तो एक दिन के अंदर नाना करते करते करीब 20,000 से ज़्यादा कीड़े खाती है। कितने? 20,000 सही में से ज़्यादा कीड़े खा जाती है एक गौरैया केवल। तो अब ये पूरे साइकिल में आप देखोगे तो कितने कीड़े खा रही है। अब इसको आप खुद करने की कोशिश करो कि हम खुद करें। अब इसको हम एक दिन में 20,000 कीड़ों को मारें, कैसे मारेंगे? पहली बात। सेकंड बात, मारेंगे अब डेड बॉडी का क्या करोगे? ओके, वो अगेन हमारे लिए स्प्लिट ही है एक राइट, ठीक है। तो वो करानी। अब एक चिड़िया हमारे लिए कितनी पैसों में, इकोनॉमिकली कितनी बड़ी हो गई हमारे लिए। आप सोचो कि वो जो काम कर रही है फ्री में हमारे लिए, ओके, वो हम पैसे देके किसी से कराएं तो हमारे लिए कितनी बड़ी हो रही हो। ओके, तो पहले गौरैया पे थोड़ी बात कर लेते हैं। गौरैया तो अब आपने देखने को मिल ही नहीं रही होंगी आपको, बहुत सारी आजकल दिखती नहीं है। छोटी चिड़िया अपने यहाँ जो होती हैं, राइट, वो गौरैया देखने को मिल ही नहीं रही होंगी आपको। क्या रीज़न क्या है? उनका रीज़न सिंपल सा है कि उनका हैबिटाट लॉस हुआ है। तो क्या वो उन्होंने माइग्रेट किया है या एक्सटेंट हो रही है? देखो, ये दो कारणों का पता रिसर्च से लगेगा आपको किसी भी। अभी फिर वही रिसर्च प्रोजेक्ट पे बात हो रही थी, तो ये सब रिसर्च के प्रोजेक्ट हैं। ये कैसे हो रहा है, मैं इसको जानता हूँ कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन ये अब इसको कहाँ गए हैं ये और क्या हो रहा है इनके, तो वो दोनों चीज़ों पे जब तक आप रिसर्च करोगे ना, ये रिसर्च का मैटर है। दिस इज़ द क्वालिटी रिसर्च। इस तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं और गवर्नमेंट इसमें इस तरह के प्रोजेक्टों को सपोर्ट करती है और आप उसको उस पर काम करने के लिए पैसा भी देगी। आपका जो खर्चा लगेगा वो भी फंडिंग भी करेगी आपको। ठीक है। अब गौरैया का ये है कि हमने हैबिटाट लॉस हुआ है इनका। मेजर जितनी भी प्रजातियां आप देखोगे आज से जब भी कभी एंशिएंट टाइम से बंद होती चली है। डायनासोर की बात कर रहे हो आप, कभी हम आज नहीं है हमारे पास, तो क्यों नहीं है? क्योंकि डायनासोर जिस लेवल का जानवर था, जितना बड़ा जानवर था,
उतने बड़े उस समय जंगल हुआ करते थे, बस्तियाँ छोटी हुआ करती थी, तो वहाँ सर्वाइव कर रहे थे। अब जंगल ही नहीं है उनके लिए। अब आप देखो कि 250 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल हमारे मुकुंदरा 272 किलोमीटर कुछ है। अब 272 में अगर यहाँ 4 डायनासोर भी होते तो हर दिन शहर में आ रहे होते, हर दिन शहर में आ रहे होते, हर दिन शहर में आ रहे होते, तो हमारा रहना कैसा हो जाता। तो वो पिक्चर जो देख रहे थे हम बनाई है, वो इसी बात पे बनाई थी। ओके। कि ये सब हो रहा है, जब चीज़ें ख़त्म होंगी तो ये सब चीज़ें जब आएंगी शहरों में तो उसका क्या होगा। सो फिर पॉइंट वो आ जाता है कि एक लेट्स से स्पैरो भी एक्सटिंक्ट वाले उसमें जा रही है, एक्सटिंक्ट उस पर उसका हैबिटाट लॉस होते हैं। हैबिटाट लॉस मतलब जैसे आज हम घरों में रहते हैं, ये घर किसी भी तरीके से ख़त्म हो जाए सारे, तो अब हम कहाँ जाएंगे। तो हम हमारी जगह ढूंढने लगेंगे, कुछ ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे, कुछ ढूंढ पाएंगे तो छोटा मोटा आसरा ढूंढेंगे। तो उस तरीके से चलता है। तो इसलिए हैबिटाट लॉस सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसी भी चीज़ के स्टेंट होने के ऊपर। तो अभी स्टेंट की तादाद पे तो बुराइयाँ बिल्कुल स्टेंट तो हुई नहीं है, लेकिन हाँ कम हो गई हैं। कम इसलिए हो गई हैं क्योंकि हमने जो हमारे बेसिकली घरों के जो स्ट्रक्चर थे, अर्बन एरिया की जितनी भी बर्ड्स हैं या डोमेस्टिक स्टाइल में जो हमारे आसपास शहर के इन्वायरमेंट में रहती हैं चीज़ें, उनमें क्या था, पहले हमारे जो घरों के स्ट्रक्चर थे वो बड़े चेंज थे। कि हम पहले पुराने घर बनते थे उसमें आले बना करते थे, नालियाँ लगा करती थी, ऊपर रोशनदान बना करते थे। राइट। आजकल वो सिस्टम ख़त्म हो गया हमारे घरों में बनाने का। हाँ। तो अब इनकी नेस्टिंग की जगह चली गई। पहली दिक्कत ये हुई। ठीक है। नालियों से तो आज भी पानी बाहर निकालना ही पड़ेगा, छत पे ऊपर आएगा तो नालियाँ होती हैं, लेकिन उसमें पाइप लगा देते हैं हम नीचे से नीचे तक। वाटर एक्सेस खत्म हो गया उनका, वाटर एक्सेस खत्म हो गया, तो वाला एक्सेस भी खत्म हो गया उनसे। ठीक है। तो वो जो चीज़ खत्म हुई उसके कारण जो उनके रहने की जगह थी खत्म होगी, आसपास से पेड़ पौधे वैसे ही खत्म हो गए। फिर ये सिक्योर जगह थी किसी भी नेस्टिंग करने के लिए, किसी भी स्पीशीज़ के लिए, कि आपने आले में बनाया, अब बारिश आएगी तो उसमें नहीं आएगी। ओके। पेड़ों पे बनाते हैं, ऐसे पेड़ों पे बनाते हैं, जंगलों में बनाते हैं, कई जगह बनाते हैं, अपने यहाँ भी बनाते हैं कई जगह। अब वो पेड़ों में तेज़ हवा चलती है, कुछ होती है, गिर जाते हैं, सर्वाइविंग स्टेज बढ़ती है, तो इसलिए वो कम होगी, इसलिए दिखनी बंद होगी हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ इतना सब कंक्रीट के जंगल ख़त्म कर दिए, तो जब कीड़ मकोड़े जो आते थे वो भी आने बंद हो गए, बहुत कम हो गए। अब आप देखो कभी कभार, पहले झिंगुरों की ऐसी तादाद हुआ करती थी मेरे स्टडी टाइम के, कि मतलब कि बरसात का समय है तो झिंगुर मतलब इतने होंगे कि आपको सोचना पड़ेगा उनके लिए। हाँ। अब नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं है। अब कहाँ दिखते हैं आपको, ऐसे कहाँ दिखेंगे घरों में इतने झिंगुर राइट नहीं होता, आ गए, कहीं दिखते ही नहीं है। जैसे अभी भी मौसम चल ही रहा है, बारिश का आई नहीं है इस बार। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे, वो सब एक दूसरे से डिपेंडेबल है, मतलब ये भी सब डिपेंडेबल है एक दूसरे से। यही है एक चक्र जिसको हम ब्रेक करते हैं कहीं भी ना। सो उसके अंदर ऐसा कि और हम भी उसी चक्र में ही हैं, हम भी एक पार्ट है उसी चक्र के ना, सेम ही चक्र के पार्ट है, लेकिन हम ही ब्रेक कर रहे हैं वो। तो जैसे भी कहते हैं फूड चेन में से एक भी चीज़ चलेगी, ब्रेक्स हो रही है, पूरा सिस्टम ब्रेक हो गया, वो ब्रेक हो रहा है सिस्टम, वो ब्रेक हो रहा है, उसी से दिक्कत आ रही है सर। और जो प्रोजेक्ट की बात है कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट, अब ये मैंने एक उदाहरण आपको बताया कि आप गौरैया की बात कर रहे हो, तो अब इसको ये कहाँ चली गई, क्यों चली गई और कैसे चली गई, ये 3 सवाल हैं इसके पीछे। तो कैसे चली गई है तो मैंने बता दिया आपको, अब ये कहाँ चलेगी, अब क्या हो रहा है इनका, इन चीज़ों के बारे में बात करने के आपको रिसर्च करनी ही पड़ेगी, उसमें समय लगता है। दिस इज पेशेंस लगता है कि ये 10 दिन का कोई ऐसा काम नहीं है कि आपने सोचा और करके दे दिया, एक इसको समय लगेगा करने में, देखने में, समझने में, लिखने में, पॉसिबली 10 से 15 साल लग जाएंगे। फिर उस पर जब वो चीज़ आपकी हो जाएगी, वो काम कैसे हेल्प करती है वो गवर्नमेंट को ना, एक्चुअली में इसीलिए करवाते हैं वो ये सब चीज़ें। ठीक है। वो हेल्प ऐसे करती है उनको कि जब उनको ये पता चलेगा कि यार इसको अब ये हुआ है, अब ये है इस जगह पे, अब इनको यहाँ कैसे लाया जाए। जैसे टाइगर इंट्रोडक्शन हो रहा है, अभी आप देख रहे होगे छोटे छोटे, जहाँ पे पहले टाइगर थे आज नहीं है, अब रीइंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जहाँ ज़्यादा हो गए हैं वहाँ से ला करके टेंकुलाइज करके इस साइड डालते हैं, कहीं भी लेकर के किसी दूसरी जगह, जैसे सरिस्का बना, पहले टाइगर रिजर्व था वो भी, वहाँ भी टाइगर थे, स्टिंट हो गए एक समय बाद, तो अब अलग अलग जगह से टाइगरों को वहाँ रीइंट्रोडक्शन किया गया, जैसे मुकुंदरा में किया गया हमारे। तो ये रीइंट्रोडक्शन प्रोसेस है, ये समझ के किया जाता है कि किस जगह टाइगर हैबिटाट है, किस तरह की जगह में वो रह सकता है, तब जा करके होता है। जैसे चीता के बारे में चिंता कर रहे थे
कि बाहर से आएंगे, जबकि हमारे यहाँ पहले रहते थे, स्टिंट हो गए क्योंकि हमने पालना चालू कर दिया उनको। छोटी बिल्ली है एक तरीके से, पालने जैसी बिल्ली होगी, तो पालना चालू कर दिया। धीरे धीरे चीज़ें, कई लोग कहते हैं, इसका जवाब दे देते हैं, इसका बढ़िया जवाब जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ी विडंबना है कि लोग सोचते हैं कि चीज़ें हमने रख ली है तो हम तो सेफली रख रहे हैं, हम तो समझ के रख रहे हैं, मतलब पेट्स के नाम पे, तोता पाल लिया हमने पेट्स के नाम पे, ठीक है, हमने तोते पाल लिए, कुछ भी बर्ड्स पाल लेते हैं आजकल तो। बहुत सारी बर्ड्स एक्जोटिक भी बहुत बाहर से आ रही हैं, वो वैसे हमारे यहाँ उस पर कानून लगता नहीं है, लेकिन वो भी गलत है। होना चाहिए। हम पाल रहे हैं तभी वहाँ से आ रही है, तो वहाँ तो कानून होगा ना उनका। तो सेम चीज़ है। तो इसलिए कि जब हम पालते हैं, उनसे सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ होती है कि इनका ब्रीडिंग इफेक्ट होती है, ब्रीडिंग इफेक्ट होती है पहली चीज़, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में ये रहते हैं वो इन्वायरमेंट हम कभी दे नहीं सकते उसको डोमेस्टिक में। सेकेंडली, इनकी हैबिट चेंज होती है। किसी भी चीज़ को, अगर आप किसी भी बर्ड्स को या किसी भी मैमल को, जैसे डॉग्स हैं, हम उनको घर का खाना खिला रहे हैं, हमारे घर से लेते हैं खाना खिलाते हैं, तो ये क्योंकि हमारी ही बस्ती के आसपास रहते हैं, ठीक है, और इनका मेन फूड सोर्स यही है। लेकिन ऐसे हर चीज़ हर जानवर पे लागू नहीं होती। जैसे अभी शहर में एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। कौन सी? ब्लू रॉक पिजन, कबूतर, राइट, जो कबूतर बहुत सारे हो रखे, इनका नेम है ब्लू रॉक पिजन, ठीक है, जो हमारे यहाँ भी दिख रहे हैं, राइट। ये पहली बात तो हमारे यहाँ की स्पीशीज नहीं है, ठीक है, एक्जोटिक स्पीशीज है, बाहर से आके एक समय हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो गई और वो हमारे यहाँ फैल गई है। गौरैया होगी कम, पहले गौरैया ज़्यादा थी, है ना। गौरैया कम क्यों हुई? कि एक तो हैबिटाट लॉस हुआ उनका रहने का, हैबिटाट लॉस हुआ तो उनके रहने की दिक्कत हुई, और दूसरा ये जो एक्जोटिक स्पीशीज कहीं से आई, इसने एक जगह को कैप्चर किया, तो अब इनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि इनको बहुत कम जगह चाहिए चीज़ों के लिए, उस तरह का हैबिट नहीं है इनका। तो ये क्या है, अपने यहाँ पे जिस तरह की मल्टियाँ बन रही हैं, ठीक है, उनकी बालकनीज हैं, वहाँ ब्रीड कर लेते हैं, ये कहीं भी कर लेते हैं, इनको आदमी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। कबूतर को आप कभी नोटिस करोगे तो कबूतर आपके पास बैठा होगा, उसके बच्चे होंगे ना, वो उड़ेगा नहीं आपसे, बैठा रहेगा, गौरैया उड़ जाएगी। ओके, तो उनका बिहेवियरल डिफरेंस भी है। और उनकी तादाद अब इतनी बढ़ गई है कि वो इतनी ज़्यादा हो गई कि आप देखोगे मल्टी में, आपने कई जगह देखे होंगे जालियाँ लगाई हुई हैं हमने प्लास्टिक के फ्रेम्स की, कि बालकनी में आके बच्चे नहीं देते। फिर क्या है कि ये इतना गर्म इसका वो है तासी, तो ये जहाँ होगा, इसकी जो बीट होती है वो प्रॉपर एसिड है, ओके, प्रॉपर एसिड है वो। ओके, किसी भी बर्ड का मेटाबॉलिज्म हमारे से 1000 टाइम स्ट्रांग होता है, ठीक है, मतलब मैंने कुछ खाया और मेरे शरीर ने पचाया एकदम से, समझ रहे हो आप, मैंने कुछ खा लिया, मैंने तो, इसलिए बोल रहा हूँ 20,000 पे जब आप हंस रहे थे तो वो ये वाली बात थी कि किसी भी बर्ड ने कोई चीज़ खाई है तो उसका मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग है कि वो अंदर गई है, विदिन 5 मिनट वो बीट करेगी, दूसरी चीज़ खाने चल जाएगी, ठीक है। तो उनका ये कंटिन्यू है अभी, अब फिर खाना है उनको, फिर बैठना है, फिर खाना है। तो ऐसे ही कबूतरों के साथ भी, तो इनकी बीट में ख़ास तौर पे, कबूतरों की बीट में विशेष तौर पे एसिडिक होती है बहुत ज़्यादा। एसिड मतलब अगर आप अपने हाथ पे उसकी गर्म बीट कभी डायरेक्टली रखोगे और ज़्यादा देर में आपने हटाई नहीं, तो आपको एक महसूस होगा कि मेरी खाल जली है। ओके, तो ये एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक क्यों है पिजन्स? इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक ऐसे नहीं है, लेकिन इनकी तादाद, किसी एक चीज़ की तादाद अगर ज़्यादा हो जाएगी तो इन्वायरमेंट के लिए नुकसान हो जाएगा। अब ये इतने सारे मल्टीज़ में अपनी ऊंची मल्टी बन गई आजकल। पहले सिंगल स्टोरी मकान हुआ करते थे तो इनकी जो फ्लाइट थी बड़ी ऊपर उड़ा करती थी, तो इनके जो माइक्रोफाइबर्स हैं फेदर्स के, वो माइक्रोफाइबर्स एक निश्चित ऊंचाई के ऊपर दिखते थे। ठीक, अब जो माइक्रोफाइबर है, हमारी बिल्डिंगें इतनी ऊँची होंगी, 10 मंजिल की बिल्डिंग है हमारे पास, तो माइक्रोफाइबर उसी बीच में उड़ते हैं और किसी की बालकनी से। अब जब आपने उसकी सांस के थ्रू कोई माइक्रोफाइबर आपके अंदर चला गया और पर्टिकुलर एज में किडनी में किसी पर्टिकुलर जगह पे जाकर रुक गया, तो इन्फेक्टेड करेगा आपको। ठीक है, तो मतलब और एक बीमारी होती है उसकी, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे किसी जानकार को हो चुकी है और इससे काफ़ी सारी बीमारियाँ हो रही हैं। तो वो केवल कारण यही है उसका बीट कारण नहीं है, उसका है कारण कि उसके फेदर जब उड़ते हैं तो ये जहाँ, जैसे अब इनने बालकनी में नेस्ट बनाया तो बहुत सारे फेदर टूटते भी हैं, सभी कुछ होता है, फेदर है,
अब वो धीरे 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 सूख गए, अब वो उड़ रहे कर रहे हैं, तो उसके साथ में हवा हो रही है, तो उसके साथ में माइक्रो फेवर हो गया, वो माइक्रो हो गए, इतने से हो गए कि आपको दिख नहीं रहे हैं, इन्वायरमेंट में हैं। ठीक है। और जब आप सांस के थ्रू आपके अंदर जा रहे हैं, तो जहाँ भी लंग्स में या किडनी में जहाँ भी जाके वो रुक गया, कि बहुत हल्की चीज़ है वो। सेम चीज़ अभी ये जो प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं, ये सेम चीज़ माइक्रोप्लास्टिक्स। मैक्रोप्लास्टिक सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ें चल रही है इस समय, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह, और इसको शी में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इन चीज़ों का, क्योंकि हमारी सारा वेस्ट कहीं ना कहीं घूम फिर के शी में पहुंच जाता है एक जगह। अब जब वहाँ कुछ दिन रह जाता है तो माइक्रोफाइबर प्लास्टिक में बदल जाता है, और बदलने के बाद वो पानी में घुल जाता है, उससे मछलियाँ उसको खा लेती हैं, या कोई और जानवर है पानी के थ्रू उनके अंदर चले जाता है, फिर वो मरते हैं। घुमा फिरा के वो हमारे सिस्टम में जैसे पहुंच रहा है, वो नुकसान करता है। तो सेम चीज़ इनके फैदर के साथ हो रही है अब, और इनकी तादाद अब बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमने इनको क्या है कि वो अब चिड़िया दिखती नहीं है हमें, तो हम दाना डालने लग गए इनको, हाँ। है ना। तो किसी भी जंगली जानवर को, किसी भी जंगली जानवर को, किसी भी नेचर से रिलेटेड जंगली जानवर को, जो हमारे डोमेस्टिक एरिया से बाहर की चीज़ हो, जो हमारे हाथ नहीं आ पाता हो कभी, उन चीज़ों को हमें किसी भी तरीके की फीडिंग नहीं करानी चाहिए। उनको नेचुरल हैबिटेट मतलब बिटिंग नहीं करानी है हमें उन्हें। ठीक है। उनकी पहली चीज़ करते हैं उससे हम नुकसान, कि हम उनकी हैबिट चेंज कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, उनकी जो नेचुरल हैबिट है वो ख़त्म हो चुकी है अब, ठीक है ना, वो डिपेंडेबल है आपके ऊपर ही। ठीक है। सेकंड चीज़ करते हैं उससे हम, कि अब जो वो सीड डिस्पर्शन की बात करते हैं हम, जिससे कि बर्ड्स करती हैं मेजरली ना, कुछ खाया इनने, किसी पेड़ पे बैठे कोई बेरी खाई, उसका बीज आया, वो फर्मेंटेड हुआ, अंदर जा कर के वीट के थ्रू निकल के कहीं और जाके डिस्पर्स हुआ, तो प्लांटेशन हुआ है। ठीक है। तो ये जो साइकिल है ये तोड़ देते हैं हम उससे। आई सी। ठीक है। फिर सेकंड चीज़, इनको बीमारियां हो रही हैं उससे खुद ही कोई, मतलब जिसको हम पाप मतलब पुण्य समझ के काम कर रहे हैं, कि हम तो बर्ड को दाना डाल रहे हैं, या बंदरों को केला डालने चल जाते हैं हम जैसे, तो हम जो भी कर रहे हैं उससे इनकी जो हैबिट चेंज हो रही है, इनके जो इनर इंस्टाइन है, जिस चीज़ के लिए बना है वो चेंज कर दिया हमने, वो वीक हो रहा है, वो वीक हो रहा है, उससे इनके बीमारियां हो रही हैं। अब आप देखोगे कई कबूतरों में, आपको एक बार किसी भी झुंड में जाके देखोगे तो आपको एक दो कबूतर ऐसे दिखेंगे जिनके चोंच के पीछे अलग अलग से कुबर्ट टाइप निकले होंगे, जैसे मस्से टाइप निकल गए होंगे। तो वो सब इन्हीं कारणों से है, फीडिंग हैबिट चेंज होगी उनकी, और फीडिंग हमने इस तरह की चीज़ें करनी चालू कर दी कि जो उनकी ज़रूरत की थी नहीं, जबकि वो अगर नेचर में होते तो करते, समय पे होता, नहीं तो मरते, तो एक जनरेशन जो है वो पूरी की पूरी बनती। ओके। अब ऐसी इश्यूज़ में अगर फीडिंग पे, जैसा अब ये बड़ा ईजीएस्ट है किसी कबूतर को दाना डालना, किसी जगह हमने बना लिए, कई सारी जगह शहरों में, जयपुर में भी आप देखोगे, कोटा में भी बहुत सारी जगह बनी गई हैं अब तो, बंदरों खास तौर पे। अब बंदरों के साथ आप कितना बड़ा वो हो रहा होगा, आप सोच नहीं रहे। ये जो भी लोग सोचते हैं कि हम इनको पाप पुण्य कर रहे हैं कोई चीज़ के लिए, बंदरों की इतनी हैबिट चेंज हो गई है कि अब बंदरों को छत्रविलास गार्डन में अगर फ्रूट लगा हुआ पेड़ है तो वो खाने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको वो जाने में भी इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे। तो वो सड़क के किनारे बैठा रहेगा, वो इंतज़ार करेगा कि कोई आएगा और मुझे कुछ देगा। इससे क्या होता है कि अब जैसे अभी ब्रीडिंग टाइम है इनका, अब जो ब्रीडिंग टाइम है, अब छोटे बच्चे हैं, वो उनको तो फीड करना है, तो माँ का दूध पी रहे हैं अभी, लेकिन वो इतना समझते हैं, अब माई सड़क के किनारे बैठी हुई है, बच्चा क्या करेगा, वो भी वहीं खेलेगा। एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं ओके। इस कारण से, हर रोज 1 से 2 बंदर मरते हैं, हमको पता नहीं पड़ता। और ऐसे बहुत सारे बंदर इसी कभी आसपास, जैसे मैं जिस एंगल से जाके चीज़ों को देखता हूँ, घूमता हूँ, इधर उधर होता हूँ, तो कभी देखता हूँ, तो उस एंगल से मैं सोचता हूँ, तब पता पड़ता है कि मैं ज़्यादा देखता हूँ कि अब आपको हर बंदर के ग्रुप के अंदर, जैसे अब मतलब एक थोड़ी सी स्टडी मैंने भी करी इनके ऊपर एक समय, इनकी 3 ग्रुप है वहाँ पे, बंदरों के 3 बड़े ग्रुप हैं। ठीक है। 3 बड़े ग्रुप, मतलब 3 अल्फा मेल है, जो 3 अलग अलग ग्रुप चला रहे हैं। ठीक है, एक मेल है, वो एक ग्रुप को लीड करता है इनमें भी, इनमें मतलब भी ये पैटर्न होता है, ये पैटर्न इनमें भी होता है। ठीक है। मतलब ये कम्युनिटी में रहते हैं। ठीक है, ये लोग झुंड में रहते हैं। हाँ, सोलो नहीं रहते, कम्युनिटी में रहते हैं। ठीक है। तो इनको एक लीड करता है, और बाकी सब इनके प्रजा होती है बहुत बड़ी, तो वो सब काम करते हैं, उसी तरीके पैटर्न पर रहते हैं। तो इनके 3 ग्रुप हैं वहाँ पे। 3 ग्रुप में से ऐसा एक भी ग्रुप नहीं है जिसमें आपको बंदर हैंडीकैप नहीं मिलेंगे। वो कैसे हुए? शहरी
आसपास वहाँ से निकलते हैं, शहरी हवा में ऊंच कूद करके जाते हैं, कभी वो खाने के चक्कर में जल्दी आए थे तो एक्सीडेंट हो गया तो पैर दब गया, कभी जल्दबाजी में पेड़ से कूद रहे, नीचे तार है वो दिखा ही नहीं है उनको, हैबिट चेंज हो गई। तो वो लग गया। करंट का तार था, उनकी पूंछ भी लगी है न्यूट्रल पे फेस पे, तो वो जहाँ भी उनका पैर लगा वो पैर टूट गया, कट गया। तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे वहाँ पे आप। सिंस आपने इतना सारा टाइम स्पेंड किया है फॉरेस्ट के अंदर, तो ऐसे कौन से कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं आपके जो लेट्स से स्केरी एनकाउंटर्स फ्रॉम लाइक विद एनिमल्स? हाँ, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि मैंने पहले कंजर्वेशन पे काम किया था, राइट और फिर उसके बाद फोटोग्राफी और ये सब किया मैंने। राइट। तो कंजर्वेशन पे काम करने का जो फ़ायदा मिला वो फोटोग्राफी में नेचुरली बहुत जल्दी मिला मुझे। ठीक है। तो जानवरों से इंटरेक्शन की जो कहानी है वो मतलब बेहुदा बहुत कम हुई है मेरे साथ। ओके। कि मतलब कभी ऐसा हुआ हो कि जंगल में मुझे नहीं पता हो कि जानवर कहाँ है, या जानवर को पता हो कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है। ये दो चीज़ ही हैं। इन दोनों चीज़ों का जहाँ भी मिसमैच होगा तभी आपका एनकाउंटर ऐसे समय पे होगा कि जब आप बिल्कुल नज़दीक होगे किसी जानवर के और कहीं आपको हार्म पहुँचाएगा वो। ठीक है। तो उसमें एक इंसिडेंट है, वो भी बहुत स्टार्टिंग का ही है इसीलिए है। उसमें हायना ने एक जगह बच्चे दिए हुए थे और हम उस जगह को एक्सप्लोर करने गए हुए थे। तो पुरानी जगह थी, पुराने रोड थे जो बंद हो गए थे। अब उसमें रोड्स के बीच में पानी निकालने के लिए जो रास्ते बने होते थे पहले, वो बंद हो चुके हैं अब। तो वो देख रहे थे, किसी ने बताया था कि यहाँ पे भी कुछ होता है, तो हम देखने के लिए गए। वहाँ झाड़ी हो रही थी, बारिश के आसपास का टाइम था, उससे पहले गए थोड़ा। तो झाड़ी वाड़ी से झुक करके और टॉर्च वॉर्च लेके हमने देखना चाहा तो अंदर पहले से हाइना था ठीक है। और वो बच्चों के साथ था। ठीक है। तो जितनी देर में मैं घुटने पे झुक करके उसके लिए बैठा हूँ और मैंने देखा है, तो सामने से मुझे दो आंखें दिखी हैं और वो आती हुई दिखी हैं, क्योंकि वो हम बिल्कुल नज़दीक थे। तो वो पहले से ही कॉन्शियस था कि कोई ना कोई बाहर है। और वो इंस्टेंट ऑफ सेकंड, मतलब सेकंडों का ही खेल है वो। इतनी सी देर था कि मेरा बैठना हुआ, टॉर्च दिखाना हुआ, इतनी देर में उसका बाहर आके मेरे ऊपर से निकलना हुआ। पर वो जंप करके निकल गया, मैं नीचे था तो वो सीधा जंप करके निकल गया। हाँ, लेकिन इसी जगह और कोई जानवर होता है या साथ होता है तो बाकायदा नुकसान होता है। इसीलिए हमेशा मैं जंगल में, कोई भी लोग जाते हो तो उनको यही कहता हूँ कि जंगल में आपके भी सिक्स सेंस खुले हुए होने चाहिए। हर आवाज़, हर चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है जब आप जंगल में हो। और कम से कम बात करके जाओगे तो आपको जानवर दिखने की एबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि जानवर को अगर आप पता पड़ गया कि आप हो तो वो आपको कभी नज़र नहीं आएगा। वो पहले से ही अपनी जगह अलग बना लेगा। ओके, मतलब आपसे वो हट के, एनकाउंटर। मतलब वो आपसे पहले से इंटरेक्शन करना नहीं चाहता। जंगली जानवर आपसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार ये डरते हैं वो एक्चुअली में हमसे, हम ज़्यादा बड़े हैं उनके लिए हमेशा से। और हमने मारा बहुत है तो आधे जनों के तो डीएनओ में सेट हो गया, मतलब कि इतनी इनसे स्थिति भागना होगी कि ये तो मारते हैं, ऐसे दिखने वाले सब चीज़ मारती हैं। ठीक है। मतलब इसका एनकाउंटर कितना बड़ा बताऊंगा मैं आपको, कि ये जो बात कह रहा हूँ मैं, ह्यूमन स्ट्रक्चर, हाँ हमारा जो एक स्ट्रक्चर है, हाँ। एक तरीका है, ये इतना बड़ा है कि जैसे अभी ब्लू रॉक पिजन की बात हो रही थी, करेक्ट। ऐसे एक पिजन्स में ही एक स्पीशीज़ आती है, इन्हीं की सब स्पीशीज़ है, जो होती है येलो वाइट पिजन। येलो आई। ठीक है। पंजाब साइड बहुत हुआ करते थे वो पहले, और लगभग ऐसे दिखते हैं। इनका कलर थोड़ा सा डार्किश ज़्यादा होता है, उनका लाइट होता है, थोड़ा साइज़ में ये बड़े होते हैं और थोड़े छोटे होते हैं। उनकी आंखें भी येलो होती है? आँख के आसपास येलो होता है, वो येलो वाइट तो पिजन है ही से, आँख के चारों साइड येलो होता है उनके। ठीक है। ये तो एक अलग है, वो क्या दूर से दिखेगा नहीं है आपको, लेकिन ठीक है। वो पास में से कभी देखोगे या कैमरे से मैंने देखा है तो दिख रहा है। तो वो भी सेम ऐसे ग्रुप में रहते हैं, यही पैटर्न है फ्लाइंग का उनका, सेम ही चीज़ है, कबूतर ही है। अब वो मतलब ख़त्म होने की कगार पे है, एंडेंजर उस पे है, स्टेज पे चल रहे हैं। तो अब वो कहीं कहीं दिखते हैं राजस्थान में, अपने कुछ जगह दिखते हैं, जैसे अपने राजस्थान में यहाँ पे आपके बीकानेर साइड ठीक है। दिखते हैं। ठीक है। इधर एक जगह और है राजस्थान में ही अपने, वहाँ भी दिखते हैं, 2-3 जगह दिखते हैं वो अभी। अब वो देखने के लिए उसको लोग बाग आते हैं, क्योंकि बहुत
अब दिख नहीं रहे वो कहीं भी ना, वहीं दिखते हैं। अब वो इतने शाय हैं, मतलब कबूतर, जिसको कबूतर हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक कबूतर यहाँ बैठा रहता है, उड़ता नहीं है, बच्चा भी दे रखा उसने, मेरे पास खड़ा हो जाऊँगा तो उड़ेगा नहीं वो वहाँ से। एक कबूतर ऐसा है कि मेरे से 100 मीटर पहले से उड़ जाएगा, जबकि मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मैं बाहर भी नहीं चल रहा, पैदल तो हुई नहीं मैं। पक्षियों को कई बार हम गाड़ी से ही फेस करते हैं। पैदल क्लिक कर दो आप। हाँ, पैदल करने के लिए पूरा दिन चाहिए आपको। बर्ड को अपने में जोड़ना, आपसे वो भगे नहीं, उड़े नहीं, ये सब सोचना, उसको एक पर्टिकुलर समय देना पड़ेगा आपको। जब समय दोगे तो वो आपसे वो हो जाएगी, तब जा कर के आप उसके फोटोग्राफ ले पाओगे, तब नहीं उड़ेगी, है ना, तब नहीं उड़ेगी उस। और ज़्यादातर कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ गाड़ियों से फोटोग्राफ ले लेते हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं, तो गाड़ी एक अपना एक स्ट्रक्चर तैयार करती है पूरा, उसमें आपका एक अलग स्ट्रक्चर नहीं दिखता ना। नहीं, गाड़ी का अपना एक स्ट्रक्चर है, कैमोफ्लेज तो एक कलर का डिफरेंट है। बाकी गाड़ी एक इतनी बड़ी चीज़ है, उसके अंदर 4 जने बैठे हैं, तो उनको वो एज्यूम नहीं हो रहा कि ये आदमी नहीं है, वो ओवरऑल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जैसे कभी जानवर दिखता है मुझे जंगल में, तो जैसे स्लॉथ बेयर दिखा हमारे यहाँ पे, तो स्लॉथ बेयर को क्या है कि एक तो क्लियर विजन नहीं है उसके, क्योंकि छोटी आंख होती है, बड़े बाल होते हैं, कई बार आगे पीछे होते हैं, तो विजन में क्लियरिटी नहीं होती। ठीक है। तो उसको भी देखने के लिए आपको अगर कहीं दिख गया आपको वो ना, तो अगर आप उसके जैसे ही सामने खड़े हो गए तो भगेगा ही सही होगा, वो तुरंत भग जाएगा। मतलब आपको अभी दिख रहा है, 5 मिनट बाद वो काला जानवर नहीं दिखेगा आपको जंगल में, इतने बड़े जंगल में कहीं नहीं दिखेगा, इतना दूर तक दिख रहा है आपको, लेकिन वो काला जानवर नहीं दिखेगा आपको थोड़ी देर में, वो अपने आप कैमो हो जाता है। कैमोफ्लेज तो इसे कहते हैं कि जंगल अपने आप कुछ चीज़ों को कैमोफ्लेज करता है, कुछ कलर पैटर्न्स हैं जो कैमोफ्लेज होते तो जब आप क्लिक करने जाते हो आप भी कैमोफ्लेज होके जाते होगे? हाँ, ज़्यादातर बर्ड फोटोग्राफी में बहुत काम करती है चीज़ें। और जैसे बर्ड फोटोग्राफी में खास तौर पर, क्योंकि बर्ड को अगर जरा भी उड़ी जाएगी ना, वो कहाँ तक पकड़ोगे उसको आप, तो उसको रोकने के लिए आपको थोड़ा सा कैमोफ्लेज होना मैमल्स तो फिर बहुत भी इधर जरूरी उधर है। जाएंगे। मैमल तो इधर उधर भगेगा, थोड़ा दूर तो दिखेगा ही सही ना, इतना बड़ा चीज़ है। चिड़िया हैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली इधर उधर होती है, तो उनको देखने के लिए उतना टाइम चाहिए आपको। और अब जैसे वो कबूतरों की मैं बात करूँ, 100 मीटर पहले से उड़ रहे हैं वो, गाड़ी में बैठे हुए आदमी से, जिसमें आदमी तो दिख नहीं रहा उनको, और पैदल तो आप सोच ही नहीं सकते कि उनकी साइड चल जाओ। मतलब वो वहाँ बैठे हैं इतनी दूर, 100 मीटर दूर बैठे हैं आपसे, और आपने देख लिया, आप इतनी दूर पैदल जाना, उससे पहले उड़ जाएंगे वो। ठीक है। उसका कारण क्या है, जो अभी हम बात कर रहे थे, उसका कारण ये है कि एक समय पहले से इनके सबके साथ में जिस तरह से क्या हुआ, पंजाब में कबूतर खाने का एक ट्रेंड चला था एक समय पहले। ओके। तो वहाँ पे ये कबूतरों को रेगुलर शूट करके मारा जाता था। ठीक है। और एक तो होता है शिकार खुद के खाने के लिए, हाँ, एक शिकार होता है कमर्शियल करने के लिए। तो कमर्शलाइज हो गया था। तो क्या है कि जब ज़्यादा लोग करने लग गए तो फिर कमर्शियल की ज़रूरत पड़ेगी ना, हर आदमी शिकार करने जाएगा नहीं, तो कमर्शियली भी करने लगे। तो वो आदमियों से इतना डर उनके उनमें हो गया कि जो उनकी जनरेशन पैदा हुई है, तो उनके डीएनए में कोडिंग होगी। इंटरेस्टिंग। कि वो आदमी का स्ट्रक्चर देखते ही चिड़ियाएँ समझ जाती हैं कि यार ये तो मारेगा, तो वो पहले उड़ती हैं। तो वो डीएनए में कोडिंग हुई है अब उनके, ये सब चीज़ें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बर्ड्स हैं जिनकी इस तरह की चीज़ें हैं कि जो आदमी को देखते ही हिचकिचाती हैं। बहुत सारी बर्ड्स हैं। बहुत सारी बर्ड्स हैं, और जो ज़्यादातर जिनका शिकार ज़्यादा हुआ उन बर्ड्स में ज़्यादा है। बार हेडेड गूस भी सेम ही काम करते हैं, जो यूरोप से, मतलब समुद्र के उस पार से सबसे बड़ी और ऊंची फ्लाइट लेकर के, सबसे दूर की फ्लाइट और सबसे ऊंची फ्लाइट लेकर के आते हैं इंडिया में माइग्रेट, उनको भी खाने का चलन बहुत है। कौन सी बर्ड है ये बार हेडेड गूस है, एक डक होती है एक तरीके की, यूरोप से आती है? यूरोप से आता है। और इनके शेड्यूल में ऐसा कहते हैं कि 17 दिन ऐसे निकलते हैं, केवल उड़ते ही हैं ये लगातार समुद्र के ऊपर, क्योंकि उतरेंगे भी, कहाँ उतरेंगे, उतरने की जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं। सही बात। 17 दिन तक कंटिन्यू उड़ते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ फीडिंग वीडिंग करने के हिसाब से आते हैं, फिर जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो उनको भी काफ़ी खाए, क्योंकि ये सब जितनी भी बर्ड्स हैं ये शाकाहारी हैं, खाई भी इसीलिए जाती हैं। मांसाहारी बर्डों को खाया नहीं जाता, क्योंकि इन्फेक्शन का डर है, बैक्टीरिया आ जाएगा। तो वो उनको मारते ज़्यादा हैं। उसके बाद वो आते हैं तो उनको मारते हैं, तो अब वो इतने डरते हैं कि आपसे बहुत दूर दूर से भगेंगे आपसे, मतलब बहुत पहले से भगेंगे, बहुत ज़्यादा आपको वो रखना पड़ेगा, तब जा कर के तो आप इनको ढंग से देख पाओगे और फोटो ले पाओगे। तो सर, इट वाज वेरी लवली टू हैव यू हियर। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस से आप आए हैं, एंड बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी है, एंड आई एम वेरी श्योर लेट्स डू अनदर पॉडकास्ट द डिफरेंट एजेंडा,
पार्ट 2, जिस पे लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस विद द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. इस बार हमने किया है इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी. लेट्स इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट लेट्स फोकस इट ऑन द फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. बिल्कुल ज़रूर. अच्छा लगा मुझे भी आकर के, और आपकी जो बातें हमने करी हैं वो लोगों तक पहुँचे और थोड़ा इसका फ़ायदा हो. ये इंटेंशन है. तो इंटेंशन वही है ये इंटेंशन है. कि लोगों तक पहुँचे और लोगों को इसका फ़ायदा भी मिले, राइट. क्योंकि अभी और बहुत इस बारे में important है ये. सीखें, समझें कि ये हमारे साथ की चीज़ें हैं, Correct. इनको हमारे पास साथ ही रखना है. ये रहेंगी नहीं तो हम भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम भी इसी चक्र के सही बीच बात में है. रह रहे हैं. It's a circle. For more podcasts like these, please like, subscribe the Chamba Talk.